नमस्कार सभी को। आज इस क्लास में हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी विषय का टॉपिक प्रारंभ करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक। मेगास्पोरोजेनेसिस से हमारा तात्पर्य है गुरु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणुओं का निर्माण, और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे एम्ब्रियोसेक की संरचना। एम्ब्रियोसेक का मतलब होता है भ्रूण कोश की संरचना। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। किस प्रकार से जुड़ी हुई है इस पर हम अभी बात करते हैं। पादपों के अंदर हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी कि फीमेल पार्ट जो है गाइनोशियम, इस गाइनोशियम के अंदर ओव्यूल या बीजांड बनते हैं। अब वहां पर हम इस टॉपिक पर आते हैं कि ये जो ओव्यूल होते हैं, इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर का निर्माण होता है। तो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर के निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम मेगास्पोरोजेनेसिस अर्थात मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के उपरांत ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये जो मेगास्पोर होते हैं, यह मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट की पहली कोशिका होती है। अर्थात मेगास्पोर का निर्माण होता है स्पोरोफाइट के ऊपर। तो स्पोरोफाइट से बनने वाली जो प्रथम कोशिका जो कि फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करती है, उसे हम मेगास्पोर कहते हैं। और इस मेगास्पोर जो कि फीमेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है, इसमें परिवर्धन के द्वारा निर्माण होता है एम्ब्रियोसेक का। एम्ब्रियोसेक यानी भ्रूण कोश। वास्तव में जो फीमेल गेमेटोफाइट जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो भ्रूण कोश ही होता है, एम्ब्रियोसेक के भ्रूण कोश होता है। तो मेगास्पोर के परिवर्तन से भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसेक या इसे फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं, इसका निर्माण होता है। तो इसकी संरचना का हम अध्ययन करेंगे। अर्थात सीधा सा तात्पर्य ये है कि आज की इस क्लास में हम मेगास्पोर का निर्माण होने की प्रक्रिया और इस मेगास्पोर के परिवर्तन से बने भ्रूण कोश की संरचना, दोनों का हम अध्ययन करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिया है मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस को समझाने के लिए, गुरु बीजाणु जनन को समझाने के लिए। इसे हम एक छोटे से डायग्राम के द्वारा ही समझने का प्रयास करेंगे। ये ओव्यूल जो है, इस ओव्यूल का टिश्यू है, और ये ओव्यूल की सबसे बाहरी परत है, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ओव्यूल जो है, इसके जो एपिडर्मल रीजन है, इस एपिडर्मल रीजन के जस्ट नीचे की एक कोशिका या कई बार कोशिकाओं का समूह है, इसे हम आर्केस्पोरियल सेल, अगर एक है तो प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल कह देंगे, या कोशिकाओं का समूह है तो प्राइमरी आर्केस्पोरियम इसे बोलते हैं। तो ओव्यूल के अंदर एपिडर्मिस के नीचे की कोई भी एक कोशिका अथवा कोशिकाओं का समूह यह प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल का निर्माण करता है, और इन्हीं कोशिकाओं में विभाजन और विभेदन से, परिवर्तन से आगे चलकर निर्माण होता है मेगास्पोर का। कैसे होता है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इस कोशिका में सबसे पहला विभाजन हुआ है और दो कोशिकाएं बनी है। पहला विभाजन एंटीक्लाइनल प्रकार का विभाजन है। एंटीक्लाइनल विभाजन होने से एक कोशिका परिधि की तरफ बनती है और दूसरी कोशिका केंद्र की तरफ बनती है। तो दो कोशिकाएं बनती है जो एक ही त्रिज्या पर बनती है। अगर इसे वृत्त मानते हुए हम यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु माने तो ये इसकी त्रिज्या हो जाती है। तो एक ही त्रिज्या पर दो कोशिकाएं बनती है। बाहर की तरफ जो कोशिका बनी है, इसे बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका इसे बोलते हैं। जो अंदर की तरफ कोशिका बनी है, इसे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि जो आर्केस्पोरियम सेल है, इसके द्वारा एंटीक्लाइनल डिवीजन से बनी हुई दोनों कोशिकाएं, बाहर स्थित जो कोशिका है यह प्राइमरी पेराइटल या भित्तीय कोशिका बनाती है, भीतर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है। तो स्पोरोजिनस सेल ही है, इसके द्वारा ही आगे जो है मेगास्पोर का परिवर्धन किया जाता है, इसीलिए इसे हम स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, इसमें विभाजन के दो तरीके हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि दो तरह के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। एक तो टेनी न्यूक्लिएट प्रकार का होता है, दूसरा क्रेसी न्यूक्लिएट प्रकार का। टेनी न्यूक्लिएट में हमने पढ़ा था कि केवल एक परत मौजूद होती है एपिडर्मिस के बीच में और मेगास्पोर मदर सेल के बीच में। आपको अगर याद आ रहा हो कि टेनी न्यूक्लिएट प्रकार के डेवलपमेंट में जो एपिडर्मल सेल होती है या मेगास्पोर मदर सेल होती है, इन दोनों के बीच में जो है पेराइटल सेल्स जो है, इनकी एक ही परत मौजूद होती है, तो उसे हम टेनी न्यूक्लिएट कहते हैं। लेकिन अगर इन पेराइटल सेल्स की परतों की संख्या अधिक होती है तो उसे हम क्रेसी न्यूक्लिएट प्रकार का कहते हैं। तो इस पेराइटल सेल का जो है फ्यूचर
इस चीज पर डिपेंड करेगा कि टेनिन्यूक्लिएट प्रकार का विभेदन होना है या फिर क्रेसिन्यूक्लिएट प्रकार का। अगर टेनिन्यूक्लिएट प्रकार का होता है तो कोशिकाओं की एक ही परत रह जाती है और ये पूरे इसके चारों तरफ एक एक परत का आवरण बन जाता है। जबकि अगर क्रेसिन्यूक्लिएट प्रकार का है तो ये पेराइटल सेल जो है लगातार विभाजन करके कई परतों का निर्माण करती है पेराइटल सेल्स का। तो पेराइटल सेल कई परतों के रूप में निर्मित हो जाता है और इससे क्रेसिन्यूक्लिएट प्रकार का न्यूक्लियस बनता है। तो ये दोनों तरीके हैं, ये डिपेंड करेगा कि पेराइटल सेल में किस प्रकार का विभाजन होगा और उन्हीं विभाजन के आधार पर टेनिन्यूक्लिएट या क्रेसिन्यूक्लिएट प्रकार के न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होगा। लेकिन हमारा मेन फोकस है यहाँ पर इस कोशिका पर। यह जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है यह अपने आकार में वृद्धि करती है और केंद्रक स्पष्ट हो जाता है और इस समय इसे हम मेगास्पोर मदर सेल बोल देते हैं। यानी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है यही सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इसका प्रोटोप्लाज्म जो है थोड़ा डेंस प्रोटोप्लाज्म हो जाता है, इसका एक्टिव प्रोटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है, कोशिका का केंद्रक बड़ा होता है। तो इस प्रकार यह कोशिका जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, अब मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो कि होता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। इस मेगास्पोर मदर सेल जो कि एक द्विगुणित कोशिका है, डिप्लॉइड सेल है, इस डिप्लॉइड सेल के अंदर अब मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 कोशिकाएं बनती हैं और सामान्यतः ये चारों कोशिकाएं एक ही रेखीय विन्यास में व्यवस्थित होती हैं। लीनियर फैशन के अंदर ये प्रेजेंट होती है, यानी कोशिकाएं जो है एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर कोशिकाओं की पंक्ति का निर्माण करती है। तो ये 4 कोशिकाएं जो है इन्हें हम बोलते हैं लीनियर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4 कोशिकाएं, लीनियर मतलब एक रेखा में उपस्थित है, पंक्ति में उपस्थित है, तो लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स। तो 4 मेगास्पोर बनते हैं जो कि एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया, मेगास्पोर मदर सेल जो थी यह डिप्लॉइड सेल जो थी, जबकि मेगास्पोर जो बने हैं ये हैप्लॉइड सेल है। यानी यहाँ पर यह टिश्यू अगर आप देखते हैं तो इस टिश्यू में ये 4 कोशिकाएं, ये 4 कोशिकाएं जो कि मेगास्पोर है ये चारों तो हैप्लॉइड है और इसके बाहर उपस्थित जितना भी ऊतक है वो सारा का सारा कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मेगास्पोर होते हैं यही मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होते हैं। और अभी तक की जो प्रक्रिया हमने पढ़ी है कि इस प्रकार जो है न्यूक्लियस जो है या ओव्यूल जो है, इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर का निर्माण होने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात सामान्य शब्दों में कहे तो ओव्यूल के अंदर जो उपस्थित मेगास्पोर मदर सेल है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मेगास्पोर का निर्माण होने की प्रक्रिया मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस में एक स्टेप और ऐड करते हैं, ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं ये चारों मेगास्पोर सक्रिय नहीं होते हैं। इनमें से सामान्यतः 3 मेगास्पोर जो कि माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने योग्य है, जो शीर्ष भाग जो है ये माइक्रोपाइल की तरफ होता है, यानी माइक्रोपाइल की तरफ की कोशिका ही आर्केस्पोरियम की भांति काम करती है। तो इन चारों मेगास्पोर का निर्माण माइक्रोपाइल की तरफ होता है, बीजांड द्वार की तरफ होता है। तो ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं इसमें माइक्रोपाइल की तरफ के चारों जो ये मेगास्पोर है इनमें से 3 मेगास्पोर जो है ये विलुप्त हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और फाइनली एक मेगास्पोर यहाँ पर बचता है जो कि फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उनमें से 3 मेगास्पोर जो कि माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं ये तीनों जो है डीजनरेट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं और जो चौथा बचा हुआ मेगास्पोर है यह फंक्शनल मेगास्पोर की भांति काम करता है। और इसी मेगास्पोर के अंदर आगे विभाजन और परिवर्तन होने से, विभेदन होने से एम्ब्रियो सेक का या फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया थी जो कि हमने इस डायग्राम के माध्यम से देखने का प्रयास किया है और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और इस मेगास्पोरोजेनेसिस के उपरांत जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उनमें से 3 नष्ट होकर एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है और इस प्रकार जो मेगास्पोर का निर्माण, मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड होते हैं इनका निर्माण होने की प्रक्रिया मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, क्योंकि मेगास्पोर को हम गुरु बीजाणु कहते हैं। और जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि इसी मेगास्पोर में विभाजन और आगे परिवर्तन होने से एक हैप्लॉइड फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है और इसी फीमेल गेमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं। तो
आगे आने वाली स्लाइड में हम एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे कि इसके परिवर्तन से जो एम्ब्रियो सेक बनता है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की। फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि मेगास्पोर मदर सेल वो स्पोरोफाइट की अंतिम कोशिका होती है। जो स्पोरोफाइट पढ़ रहे थे हम, उस स्पोरोफाइट की अंतिम कोशिका जो है मेगास्पोर मदर सेल। और इस मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के उपरांत बनते हैं मेगास्पोर। और इस मेगास्पोर का जो निर्माण हुआ है, तो यह मेगास्पोर जो है यह फीमेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका। तो अर्थात मेगास्पोर मदर सेल स्पोरोफाइट की अंतिम कोशिका है और इससे बनने वाले मेगास्पोर जो है यह फीमेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। और ये मेगास्पोर आगे विभाजित होकर फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं और इसी फीमेल गेमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं, जिसकी हम अभी चर्चा वापिस कर चुके हैं पहले से। अब हम बात करेंगे, एक छोटे से डायग्राम से हम देख रहे हैं यहाँ पर, वापिस रिमाइंड करवा रहा हूं मैं। ये आर्केस्पोरियल सेल जो थी इसके विभाजन होने से यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, ये जो इंटेगुमेंट जो है, इंटेगुमेंट के द्वारा घिरा हुआ जो ओव्यूल का टिश्यू होता है, ये ओव्यूल का टिश्यू है, हमने जो इंटेगुमेंट से घिरा हुआ है जो यहाँ पर हमने दिखाया है, इसकी एपिडर्मिस के नीचे की कोई भी कोशिका आर्केस्पोरियल सेल की भांति काम करती है, जिसके द्वारा बाहर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल बनती है और अंदर की तरफ स्पोरोजेनस सेल बनती है। और इस स्पोरोजेनस सेल ने मियोसिस के उपरांत 4 मेगास्पोर बनाए हैं, जिनमें से 3 विलुप्त हो गए हैं। और यहां से हम थोड़ा सा आगे देखते हैं एम्ब्रियो सेक कैसे बनता है। यहां तक हमने पढ़ लिया था कि ये जो 3 सेल जो है डीजनरेट हो जाती है, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और केवल एक मेगास्पोर जो है यह फंक्शनल रहता है और आगे इसी मेगास्पोर में विभाजन और परिवर्तन होता है। कैसे होता है ये देखेंगे हम कि इस मेगास्पोर में विभाजन होने से केवल इसका केंद्रक विभाजित होता है और 2 केंद्रक बन जाते हैं। और ये दोनों केंद्रक, एक केंद्रक तो माइक्रोपाइल की तरफ चला जाता है और दूसरा केंद्रक चलेजा की तरफ चला जाता है। यानी एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ और दूसरा निभाग की तरफ आ जाता है। तो ये माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस हो गया और ये चलेजल न्यूक्लियस हो गया। ये 2 न्यूक्लियस जो है अलग अलग एंड पर चले जाते हैं। अब दोनों न्यूक्लियस जो है ये आगे फिर विभाजित होते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा और आगे चलकर फिर विभाजन होता है। तो इस प्रकार जो माइक्रोपाइलर एंड है, तो माइक्रोपाइल की तरफ की दिशा है, वहां पर 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। और इसी प्रकार जो चलेजा है, चलेजा की तरफ भी इस प्रकार से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो ये दोनों तरफ 4 न्यूक्लियस हो जाते हैं। अब होता क्या है, दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस गति करता है और केंद्रीय भाग की तरफ आता है। यहाँ से एक न्यूक्लियस गति करता है केंद्र में आ गया और यहाँ से एक न्यूक्लियस गति करते केंद्र में आता है। तो इस प्रकार आपको लास्ट में दिखाई क्या देता है कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 केंद्रक, 3 ही केंद्रक हो जाते हैं चलेजल एंड की तरफ और 2 केंद्रक आ जाते हैं इस एम्ब्रियो सेक के बिल्कुल बीचों बीच में। और यहाँ पर यह जो केंद्रक होता है, जो 2 केंद्रक ये फ्यूज हो जाते हैं, ये आपस में संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर एक ही केंद्र का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो 3 कोशिकाएं हैं जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ थी, ये तीनों कोशिकाएं मिलकर एग अपरेटस का निर्माण कर लेती है। अर्थात माइक्रोपाइल एंड की तरफ की 3 कोशिकाएं एग अपरेटस का निर्माण करती है, जबकि जो चलेजल एंड है, जो निभाग की तरफ की कोशिकाएं हैं, तीनों कोशिकाएं, इनके द्वारा एंटीपोडल सेल्स का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं। अर्थात सीधा सा कहने का तात्पर्य ये है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है, इसके केंद्रक में विभाजन होने से, कोशिका विभेदन होने से यहाँ पर आपको एम्ब्रियो सेक प्राप्त होता है। और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर 3 कोशिकाएं, जिसे हम एग अपरेटस कहते हैं, ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है। 3 कोशिकाएं ये होती है चलेजल एंड की तरफ, निभाग की तरफ होती है। और केंद्रीय भाग के अंदर जो एक केंद्रक पाया जाता है, या एक पूरी कोशिका कह सकते हैं, ये पूरी एक कोशिका हो जाती है। 3 कोशिकाएं यहाँ है, 3 कोशिकाएं हैं और ये पूरी एक कोशिका है, जिसे हम केंद्रीय बड़ी कोशिका होती है। इसका जो केंद्रक होता है, इसका निर्माण 2 पोलर न्यूक्लियस के बीच से, ये जो दोनों न्यूक्लियस आते हैं, ये इस पोल से आता है और ये इस पोल से आता है। क्योंकि दोनों केंद्रक पोल से आते हैं, जो ध्रुवीय किनारों से आते हैं, तो चूंकि पोल से आते हैं इसलिए इन्हें पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये दोनों पोलर न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से हमने देखने का और समझने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से
एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट इस फंक्शनल मेगास्पोर के द्वारा होता है और इसी एम्ब्रियो सेक को हम कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। और यह फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ स्थित होता है? यह फीमेल गेमेटोफाइट ओव्यूल के अंदर स्थित होता है अभी। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि फीमेल गेमेटोफाइट जो है यह स्पोरोफाइट पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका निर्माण स्पोरोफाइट के अंदर ही हुआ है और वहीं पर ही ये मौजूद होता है। तो इस प्रकार फीमेल गेमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट के अंदर मौजूद होता है। तो यह स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यह फीमेल गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर मौजूद होता है। यह स्ट्रक्चर ली हमने ओव्यूल की। इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो बीजांडकाय होता है, ये सारा का सारा उससे सारा डिप्लॉयड होता है, इंटेगुमेंट्स डिप्लॉयड होते हैं और इसके अंदर निर्माण होता है इस प्रकार से एम्ब्रियो सेक का। जो एम्ब्रियो सेक बनता है ये होती है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जो कि फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। और इसके बाहर का उत्तक जितना भी है, इसके बाहर उपस्थित जो न्यूक्लियस है, इंटेगुमेंट्स है आदि सारे उत्तक ये कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट के उत्तक होते हैं। और यह जो स्पोरोफाइट के उत्तक से बना हुआ जो ओव्यूल है, जो बीजांड है, ये स्थित होता है गाइनोशियम के अंदर में। तो यहाँ पर क्लियर की कंडीशन ये है कि जो एक प्लांट होता है वह स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है। इसके ऊपर बनते हैं फ्लावर्स और उस फ्लावर के अंदर बनते हैं गाइनोशियम या जायंग, और जायंग के अंदर बनते हैं ये ओव्यूल। तो ये ओव्यूल जो है फ्लावर के अंदर उपस्थित स्ट्रक्चर है, जो कि यह ओव्यूल स्वयं स्पोरोफाइट होता है। और इस स्पोरोफाइट के अंदर मेगास्पोर बनता है और इस मेगास्पोर से बनता है एम्ब्रियो सेक। और यह एम्ब्रियो सेक चूंकि फीमेल गेमेटोफाइट है और इसके बाहर उपस्थित सारा का सारा स्पोरोफाइट है। तो इस प्रकार फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण जो है स्पोरोफाइट के अंदर होता है और स्पोरोफाइट पर ही ये निर्भर होता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से यह देखने का प्रयास किया हमने कि फीमेल गेमेटोफाइट जो है उसकी पोजीशन ओव्यूल के अंदर कहां पर होती है। थोड़ा और आगे चलते हैं, हम इसके डेवलपमेंट को और ध्यान से एक डायग्राम के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं। ये डायग्राम के अंदर पूरा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। वापस हम चलते हैं। ये जो है 4 मेगास्पोर जो बनते हैं, इन चारों मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ, ये तो माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलेजल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड के तीनों मेगास्पोर विलुप्त हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। दोनों न्यूक्लियस, एक माइक्रोपाइल एंड की तरफ चला गया, दूसरा चलेजल एंड की तरफ चला गया। इन न्यूक्लियस में फिर डिवीजन होता है, 1 से 2 बनते हैं, फिर 2 से 4 बन जाते हैं। तो 4 न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए, 4 ही न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए। अब इनमें से एक न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियस होता है और इनमें से भी एक न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियस। ये पोलर न्यूक्लियस जो है गति करते हुए केंद्रीय भाग की तरफ आते हैं। एक आया माइक्रोपाइल एंड की तरफ से, दूसरा चलेजल एंड की तरफ से। 2 पोलर न्यूक्लियस जो है ये केंद्रीय भाग में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जब चूंकि 8 केंद्रकों का निर्माण हो चुका है, उस कंडीशन में जो केंद्रीय भाग के जो दोनों केंद्रक हैं ये आपस में फ्यूज होकर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण कर लेते हैं, यानी इन दोनों केंद्रकों का फ्यूजन हो जाता है। और ये जो 3 केंद्रक हैं, ये 3 केंद्रक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और इस माइक्रोपाइल एंड की तरफ बनता है एग अपरेटस और जो चलेजल एंड है इसकी तरफ बनता है एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं का निर्माण होता है। और इस प्रकार यह जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक कहते हैं। और ये पूरा का पूरा इसका डेवलपमेंट था कि किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट जो है ये संपन्न होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर की डिटेल के अंदर। तो अगर देखा जाए तो एम्ब्रियो सेक जो है एक 7 कोशिकीय 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होती है, यानी 7 कोशिकाएं और 8 केंद्र उपस्थित होते हैं। 7 केंद्र कैसे, वापस काउंट करते हैं। 3 यहाँ पर एंटीपोडल सेल होती है जो कि चलेजल एंड की तरफ होती है। 3 कोशिकाएं यहाँ पर होती है एक अपरेटस की तरफ, जिसमें से एक सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होती है। इनकी हम अभी बात करेंगे। तो एक अपरेटस में 3 कोशिकाएं होती है। अब 7वीं कोशिका होती है ये केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय जो बड़ी कोशिका होती है सेंट्रल सेल, ये होती है जिसे हम सेंट्रल सेल का है, ये 7वीं कोशिका होती है। तो 3 कोशिकाएं इधर, 3 कोशिका इधर और एक केंद्रीय कोशिका जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं। तो इस प्रकार 7 कोशिकाएं मौजूद होती है और 8 केंद्रक होते हैं। 3 केंद्रक इधर, 3 केंद्रक इन 3 कोशिकाओं में
2 केंद्र जो है ये पोलर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार 8 केंद्र के यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है 3 + 2 + 3, ये 3 + 2 और +3। तो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट जो है ये 3 + 2 + 3 होता है। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसका निर्माण मियोसिस के उपरांत बने मेगास्पोर में डिवीजन से होता है। तो चूंकि मेगास्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, तो मेगास्पोर के परिवर्तन से बनी यह स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो सेक है, यह भी हैप्लॉइड या अगुणित कोशिका होती है। इसके 3 मुख्य भाग है। एक अपरेटस, ये एक अगर अपरेटस है जो कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ है। दूसरा है सेंट्रल सेल जो कि केंद्रीय भाग के अंदर मौजूद ये सबसे बड़ी कोशिका है। तीसरी है एंटीपोडल सेल जो कि चलेजल एंड की तरफ स्थित 3 कोशिकाएं हैं। एक एक भाग को हम और डिटेल के अंदर हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम एग अपरेटस की। ये हमारा एग अपरेटस है जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मौजूद होता है और 3 कोशिकाओं से बना होता है। तो एग अपरेटस जो है इसमें 3 कोशिकाएं मौजूद होती हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मौजूद होती है। अब इस एग अपरेटस में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहली तो होती है एग सेल, ये जो देख रहे हो आप ये होती है एग सेल जो कि सबसे बड़ी कोशिका होती है और केंद्रीय भाग में मौजूद होती है। एग अपरेटस के सेंटर में मौजूद जो सबसे बड़ी कोशिका है इसे एग सेल कहते हैं। और वास्तव में यह एग सेल जो होती है यही फीमेल गैमेट कहलाती है, यानी मादा युग्म की भूमिका इसी एग सेल के द्वारा निभाई जाती है। और जब निषेचन होता है उस समय मेल गैमेट का फ्यूजन इस एग सेल के साथ होता है। तो एग सेल जो है इस एम्ब्रियो सेक की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका होती है क्योंकि निषेचन के अंदर एग सेल भाग लेती है। और इसकी सहायता करने के लिए इसके आसपास 2 कोशिकाएं स्थित होती है जिन्हें कहते हैं सिनर्जिड्स कहा जाता है। सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं कहलाती है। ये जो सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं हैं ये निषेचन में इस एग से की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और पाया जाता है। इसके अंदर ये फिलीफॉर्म अपरेटस पाए जाते हैं। तो जो कि इस माइक्रोपाइल की जो वॉल है, माइक्रोपाइलर एंड जो है इसकी वॉल से ये जुड़े होते हैं। तो इस अर्थात एम्ब्रियो सेक की जो भित्ति होती है, वॉल होती है, इस वॉल से जुड़े हुए जो है फिलीफॉर्म अपरेटस पाया जाता है। एक्चुअल में क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जो उंगलियां होती है ना फिंगर्स, उसके समान निकले हुए अतिवृद्धियां होती हैं और इनके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को श्रावण किया जाता है। और ये जो पदार्थ है यह पोलन ट्यूब को, पराग नलिका को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, जिसकी वजह से पराग नलिका जो आकर्षित होकर एम्ब्रियो सेक की तरफ पहुंचती है। तो अर्थात जैसा कि हम पहले बात करते थे कि सिनर्जिड जो है इसका मुख्य काम होता है परागण की प्रक्रिया में सहायता करना, निषेचन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना, ताकि ये क्या करते हैं पराग नलिका को एम्ब्रियो सेक की तरफ आकर्षित करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इन फिलीफॉर्म अपरेटस का होता है, जो जिसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है, जो उंगलियों के समान जो प्रवर्ध हैं, इनके द्वारा कुछ विशिष्ट पदार्थों का श्रावण किया जाता है। तो यही ये काम करते हैं। और ये कोशिकाएं जो शॉर्ट लिव्ड होती है, इनकी लाइफ कम होती है। सामान्यतः ये निषेचन में सहायक होते हैं, तो निषेचन के पश्चात जो है ये विलुप्त हो जाती है क्योंकि इनका काम निषेचन तक होता है। निषेचन के पश्चात ये सामान्यतः विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार एग अपरेटस जो है, इस एग अपरेटस में एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होती है और ये तीनों कोशिकाएं मिलकर एग अपरेटस का निर्माण करती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका, ये जो आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही है केंद्रीय भाग में, तो सबसे बड़ी कोशिका है उसे हम केंद्रीय कोशिका, ये सबसे बड़ी कोशिका है। और इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियस स्थित होते हैं, जो कि एक पोलर न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड से आता है और दूसरा चलेजल एंड से आता है। तो दोनों एंड से प्राप्त एक एक न्यूक्लियस जो है जो पोलर न्यूक्लियस कहलाते हैं। और कुछ समय के बाद ये दोनों न्यूक्लियस जो है ये आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। दोनों न्यूक्लियस के फ्यूज होने से एक संयुक्त केंद्रक बनता है जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो सेंट्रल सेल जो है, इसके दोनों न्यूक्लियस जो है आगे चलकर एंडोस्पर्म का जो निर्माण होता है, भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, उसमें ये सहायक होते हैं। कैसे ये सहायता प्रदान करते हैं इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे आगे की क्लासेस के अंदर। तो ये सेंट्रल सेल होती है। तीसरा है एंटीपोडल सेल्स, जो कि चलेजल एंड की तरफ मौजूद 3 कोशिकाओं से बना होता है। ये जो 3 कोशिकाएं 1, 2 और 3, ये 3 कोशिकाएं जो है चलेजल एंड पर स्थित होती है और जिन्हें एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ओइनाथोरा आदि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर एंटीपोडल सेल्स एब्सेंट भी होती है।
कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे कि ड्रूसा, इसमें 11 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती है। मेज है, मेज के अंदर 20 के करीब एंटीपोडल सेल्स पाई जाती है। कुछ प्लांट्स के अंदर 300 तक भी एंटीपोडल सेल्स हो जाती है, जो कि अपवाद के रूप में पाई जाने वाली स्थितियां होती है। रेननकुलेसी फैमिली जो है, एक मिस्टेक हो गई, रेननकुलेसी फैमिली जो है, इसके अंदर ये एंटीपोडल सेल्स जो है अपेक्षाकृत रूप से बड़ी होती हैं और ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती, ग्लैंडुलर होती है और इनसे पदार्थों का श्रवण किया जाता है। तो रेननकुलेसी फैमिली में इस प्रकार की कंडीशन भी पाई जाती है। और इन कोशिकाओं के डीजनरेशन होने से ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये क्या होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके ये फाइनली विलुप्त हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ये कंडीशन जो है एंटीपोडल सेल्स की पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एम्ब्रियो सेक के 3 पार्ट है, एग अपरेटस, सेंट्रल सेल और एंटीपोडल सेल। ये तीनों पार्ट मिलकर जो है एग अपरेटस का निर्माण करते हैं। थैंक यू सभी को। तो आपने देखा आज की क्लास में कि किस प्रकार जो है मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस के उपरांत मेगास्पोर बनते हैं और ये मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है और इस मेगास्पोर में विभाजन और विभेदन के द्वारा जो है एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है, जिसे हम फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। आगे की क्लासेस में आप इसी प्रकार बने रहिएगा। आगे हम जो है किसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू।